हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 5 जिसके क्वेश्चन आंसर रह गए थे उसके क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसका नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो आइए बच्चों देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि आइए और अधिक सीखें, यानी पहला क्वेश्चन है इसका, निम्नलिखित में से कौन से कथन भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। इनमें से कौन से कथन है जो भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हैं। पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं हो सकती। विभिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इनमें से बता रहा है कि भौतिक परिवर्तन वो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जो अपनी अवस्था में वापस परिवर्तित हो सकते हैं, जैसे जल का बर्फ बनना और बर्फ का वापस जल बनना। तो ऐसे ही हमको इसमें से ढूंढना है कि कौन सा कथन सही है और कौन से गलत है, जो भौतिक परिवर्तन की विशेषताएं हो सकती है। इसमें दे रखा है कै में फर्स्ट और सेकंड, यानी कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं हो सकती। विभिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है। दूसरे में सेकंड और थर्ड, विभिन्न गुण वाला पदार्थ बनता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। थर्ड है गे फर्स्ट और थर्ड, पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं हो सकती, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। चौथा है थर्ड और फोर्थ, पदार्थ में रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो इसका आंसर आएगा गे, यानी कि ये आएगा पदार्थ की अवस्था परिवर्तित हो सकती है अथवा नहीं भी हो सकती, और कोई इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों, इसका आंसर हो गया गे फर्स्ट और थर्ड, यानी फर्स्ट और थर्ड। इसके बाद आगे चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। पूर्वानुमान लगाइए कि निम्नलिखित जो परिवर्तन है इनमें से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं और कौन से परिवर्तन उत्क्रमित नहीं किए जा सकते हैं। यदि किसी परिवर्तन के विषय में आप आश्वस्त नहीं हैं तो उसका कारण लिखिए कि क्यों नहीं है। उत्क्रमित का मतलब कि जैसे कोई अपन जैसे सिलाई बुनाई से कोई स्वेटर बना लिया, फिर उसको हमने उसको वापस उधेड़ कर और वापस उसको ऊन बना लिया। तो इस तरह से कुछ परिवर्तन ऐसे हैं जो उत्क्रमित किए जा सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते। यानी अब इसके बाद इसमें दे रखे हैं 10 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें से कौन से उत्क्रमित किए जा सकते हैं और कौन से नहीं। तो देखो, वस्त्र सिलकर कमीज बनाना, वस्त्र को जब हम काट देते हैं तो वापस हम उसको उसी ही कपड़े में वापस नहीं बदल सकते, उसका मूल स्वरूप वापस नहीं लाया जा सकता। काटने के बाद वो कमीज तो बन जाएगा, लेकिन जैसा कपड़ा हमने पहले लिया था वैसा नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि नहीं, कपड़ा काटने के बाद मूल स्वरूप में वापस नहीं लाया जा सकता है। नहीं, कपड़ा काटने के बाद मूल स्वरूप में वापस नहीं लाया जा सकता है। सीधी डोरी की ऐंठना, हाँ, डोरी को अपन ऐंठ भी सकते हैं और वापस उसकी ऐंठन को खोलकर सीधा भी कर सकते हैं। तो इसमें इसको डोरी को पुनः सीधा किया जा सकता है, इसमें हाँ आएगा। इडली के गोल से इडली बनाना, इडली के गोल से इडली बन सकती है, लेकिन वापस गोल से सूखा नहीं हो सकता। इडली के गोल से इडली बनाना, इडली बनने के बाद गोल में वापस नहीं लाया जा सकता है, इसमें उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। जल में शक्कर घोलना, हाँ, जल में शक्कर घोल सकते हैं और उसको वापस गर्म करके वापस शक्कर हम प्राप्त कर सकते हैं। जल को वाष्पित कर शक्कर पुनः प्राप्त की जा सकती है। कुएं से जल निकालना और वापस जल को कुएं में डाल सकते हैं, यानी हाँ, जल को वापस कुएं में डाला जा सकता है, तो उत्क्रमित किया जा सकता है। फलों का पकना, फल पक सकते हैं लेकिन वापस वो कच्चे नहीं हो सकते, इसलिए यह उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। नहीं, पके फल को कच्चा नहीं किया जा सकता है। इसके बाद देखते हैं खुले पात्र में जल उबालना,
खुले पात्र में जल उबालना। तो हाँ, वाष्प को संघनित कर जल प्राप्त किया जा सकता है। खुले पात्र में जल उबालेंगे तो उसको ढक देंगे, जिससे वापस जल प्राप्त हो जा सकता है। चटाई समेटना और चटाई को खोलना। हाँ, चटाई को पुनः खोला भी जा सकता है और चटाई को समेटा भी जा सकता है। गेहूं के दानों को पीस कर आटा बनाना, लेकिन आटे से वापस गेहूं नहीं बनाया जा सकता है, इसलिए इसको उत्क्रमित नहीं किया जा सकता है। नहीं, आटे के दानों को वापस नहीं लाया जा सकता है। चट्टानों से मृदा का बनना। नहीं, चट्टानों से मृदा बन जाती है, लेकिन मृदा से वापस चट्टानें नहीं बनाई जाती है। नहीं, मृदा को चट्टानों में वापस नहीं बदला जा सकता है। तो हमने यह देख लिया कि कपड़ा काटने के बाद मूल स्वरूप में वापस नहीं लाया जा सकता। डोरी को पुनः सीधा किया जा सकता है। इडली के बाद गोल में वापस नहीं लाया जा सकता। जल को वाष्पित कर यानी गर्म कर देते हैं, धीरे धीरे पानी वाष्प के रूप में ऊपर उठ जाएगा और शक्कर नीचे रह जाएगी। जल को वापस कुएं में डाल सकते हैं और जल से वापस ले भी सकते हैं। पके फल को कच्चा नहीं किया जा सकता। कोई भी फल पक जाता है तो उसको वापस कच्चा नहीं किया जा सकता। वाष्प को संघनित कर जल प्राप्त किया जा सकता है। चटाई को खोल भी सकते हैं, चटाई को वापस समेट भी सकते हैं। आटे को दानों में वापस नहीं लाया जा सकता। मृदा को चट्टानों में वापस नहीं बदला जा सकता है। तो हमारे 2 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। यदि कोई कथन असत्य है तो सही कथन लिखिए। यानी फर्स्ट है इसमें मोमबत्ती जलाने के लिए मोम का पिघलना आवश्यक है। ये सत्य बात है कि मोमबत्ती को जलाने के लिए मोम का पिघलना आवश्यक है। जैसे वो जलेगा वैसे वैसे मोम पिघलता जाएगा। संघनन द्वारा जलवाष्प को एकत्रित करने में रासायनिक परिवर्तन होता है। असत्य है। संघनन करने के द्वारा जलवाष्प को एकत्रित करना भौतिक परिवर्तन होता है। असत्य सही कथन है कि संघनन द्वारा जलवाष्प को एकत्रित करने में भौतिक परिवर्तन होता है। पत्तियों को खाद में बदलने की प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। पत्तियों को खाद में बदलने की प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है। सत्य है कि पत्तियों को खाद में बदलने की प्रक्रिया एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि वो वापस पत्ती में नहीं बदल सकती। बेकिंग सोडा को नींबू के रस के साथ मिश्रित करना एक रासायनिक परिवर्तन है। ये बात भी सत्य है कि बेकिंग सोडा को जो नींबू के रस के साथ मिश्रित करेंगे तो एक रासायनिक परिवर्तन, एक नया पदार्थ बनेगा। तो 3rd क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं हम 4था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको साथ के साथ याद हो जाने चाहिए, जिससे मैं आपको, और जब भी आप ये वीडियो देखोगे आपके सामने क्वेश्चन मिलेंगे आपको उत्तर सहित। 4था क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित कथनों में रिक्त स्थान भरिए। पहला है, नलिनी ने देखा कि उसकी साइकिल के हत्थे पर भूरे रंग का निक्षेप हो गया है, के कारण होता है और यह एक परिवर्तन है। यानी नलिनी ने देखा कि उसकी साइकिल है जो लोहे की है और उस पर भूरे रंग का निक्षेप हो गया। तो भूरे रंग का निक्षेप किसके कारण हुआ? जंग लगने के कारण। और यह कौन सा परिवर्तन है? एक रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? जंग लगने के कारण होता है और यह एक रासायनिक परिवर्तन है। दूसरा है, रुमाल की तह लगाना एक परिवर्तन है और यह हो सकता है। रुमाल की तह लगाना एक भौतिक परिवर्तन है और यह उत्क्रमणीय हो सकता है। अब हम लोग रुमाल को समेट भी सकते हैं, उसकी तह बना सकते हैं और वापस तह को खोल भी सकते हैं। तो इसका आंसर है रुमाल की तह लगाना एक भौतिक परिवर्तन है और यह उत्क्रमणीय हो सकता है। 3rd है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जित करता है उसे कहते हैं और यह परिवर्तन होता है। यानी कोई भी रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा उत्सर्जित करता है उसे दहन कहते हैं, उसे दहन कहते हैं और यह रासायनिक परिवर्तन होता है। हमने बताया था कि दहन के लिए O2 की आवश्यकता होती है, बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होता है। अब हमारा इसमें 4था पॉइंट है, मैग्नीशियम जब वायु में जलाया जाता है तो यह एक पदार्थ बनाता है जिसे फिल इन द ब्लैंक कहा जाता है। बनने वाला पदार्थ
रिक्त स्थान प्रकृति का होता है। मैग्नीशियम का जलना एक फिल इन द ब्लैंक्स परिवर्तन है। मैग्नीशियम जब वायु में जलाया जाता है तो यह एक पदार्थ बनाता है जिसे मैग्नीशियम यानी MgO कहा जाता है, यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। बनने वाला पदार्थ श्वेत चूर्ण प्रकृति का होता है, यानी वह सफ़ेद चूर्ण प्रकृति का होता है। मैग्नीशियम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। मैग्नीशियम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जब इसको जलाया जाता है वायु में तो मैग्नीशियम ऑक्साइड कहा जाता है। बनने वाला पदार्थ श्वेत चूर्ण प्रकृति का होता है और मैग्नीशियम का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। इसके बाद देखते हैं बच्चों पांचों क्वेश्चन, आपको समझ आ रहे होंगे। पांचों क्वेश्चन है अपना, जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन, व्याख्या कीजिए। यानी जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन, व्याख्या कीजिए। जल का बर्फ या वाष्प में परिवर्तित होना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि हम वापस बर्फ या वाष्प से जल प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जल की अवस्था ठोस, द्रव, गैस बदलती है। इसमें जल की अवस्था ठोस या द्रव या गैस में बदलती है, लेकिन कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जल को पुनः बर्फ या वाष्प में बदला जा सकता है। यह तो आपको समझ आ गया होगा, ये याद भी हो गया होगा आपको कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। अब हम छठा क्वेश्चन देखते हैं, क्या दूध का फटना एक भौतिक परिवर्तन है अथवा रासायनिक परिवर्तन? अपने कथन की पुष्टि कीजिए। दूध का फटना एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दूध का दही बनना, दूध का फटना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि हम वापस इनसे दूध प्राप्त नहीं कर सकते हैं। पुष्टि, दूध के फटने पर दही बनता है जो एक नया पदार्थ बनता है। यह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया के कारण होती है और इसे मूल दूध में वापस नहीं लाया जा सकता है। तो इसके बाद 6 क्वेश्चन हो गए। आपको 6 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। हम 7वां क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कुछ दिनों से मैं करवा नहीं पाई थी कुछ कारण से, अब हम रेगुलर चलेंगे। 7वां क्वेश्चन है अपना, वायु, वर्षा आदि जैसे प्राकृतिक कारक चट्टानों से मृदा का निर्माण करते हैं। क्या यह परिवर्तन भौतिक है अथवा रासायनिक और क्यों? यानी वायु, वर्षा आदि जैसे प्राकृतिक कारक चट्टानों से मृदा का निर्माण करते हैं। क्या यह परिवर्तन भौतिक है अथवा रासायनिक और क्यों? देखो ये जो परिवर्तन है तो रासायनिक, क्योंकि भौतिक नहीं हो सकता। क्योंकि चट्टानों से मृदा का निर्माण कर सकते हैं लेकिन मृदा से वापस चट्टानों का निर्माण नहीं कर सकते। चट्टानों को हम तोड़ तोड़ के मिट्टी बना सकते हैं लेकिन मिट्टी को जोड़कर चट्टानें नहीं बनाए जा सकते। प्राकृतिक कारक जैसे वायु, वर्षा आदि द्वारा चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है। भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हैं। भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन हैं क्योंकि नया पदार्थ बनता है। भौतिक परिवर्तन में चट्टानें छोटे छोटे टुकड़ों में टूटती है यानी अपक्षय होती है, इसलिए इसमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों दिए हुए हैं। और रासायनिक परिवर्तन में जल या वायु के साथ अभिक्रिया से चट्टानों की संरचना बदलती है, जैसे लोहे का ऑक्सीकरण होता है। तो इसमें दोनों परिवर्तन होते हैं। जैसे वो छोटे छोटे में चट्टान है जो छोटे छोटे में टुकड़ों में टूटती है उसको तो भौतिक परिवर्तन कहते हैं, और बाद में ये जल या वायु के साथ अभिक्रिया करके चट्टानों की संरचना मृदा में बदल जाती है, जैसे लोहे का ऑक्सीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, पर्यावरण हितैषी। पृथु यानी पृथ्वी शीर्षक वाली निम्नलिखित कहानी पढ़िए और कोष्टक में दिए गए सबसे उपयुक्त विकल्प पर चिन्ह लगाइए। कहानी के लिए अपनी रुचि का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। पृथु पर्यावरण हितैषी यानी पृथु एक रसोई में भोजन तैयार कर रहा है, तो यानी एक व्यक्ति का नाम है पृथु।
पृथु रसोई में भोजन तैयार कर रहा है। वह सब्जियां काटता है, आलू छीलता है और फल काटता है। भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन, वह बीजों को, फलों और सब्जियों के छिलकों की मिट्टी के एक पात्र में एकत्रित करता है। यानी जो बीजों को, फलों और सब्जी के छिलके हैं, मिट्टी के एक पात्र में वो इकट्ठा कर लेता है। भौतिक परिवर्तन अथवा रासायनिक परिवर्तन देखते हैं क्या होता है। जीवाणु और कवक की क्रिया के कारण फलों व सब्जियों के छिलके और अन्य सामग्रियां सड़ने लगती है, जिससे खाद बनती है। पृथु बीज बोने के समय गमलों में खाद डालने एवं उनमें नियमित रूप से देने का निश्चय करता है। कुछ दिनों पश्चात वह देखता है कि बीज अंकुरित होने लगते हैं और छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं, जिनमें अंततः रंग बिरंग पुष्प खिलते जाते हैं। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, परिवार के सभी सदस्य पृथु के प्रयासों की प्रशंसा करते हैं। यानी वो जो भी आलू सब्जियों को काटता है, छीलता है, फलों को काटता है, उनके सबके फलों और सब्जी छिलकों को इकट्ठा करके एक मिट्टी के बर्तन में डाल दिया और फिर उनको जीवाणु और कवक की क्रिया के कारण फल और सब्जियों के छिलके हैं और भी जो सामग्री है वो उनको खाद में परिवर्तित कर देती है। और फिर पृथु जब बीज बोता है तो उसको खाद को उनमें डाल लेता है और उसमें नियमित रूप से देने का निश्चय करता है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, वह देखता है कि बीज अंकुरित होने लग जाते हैं और छोटे छोटे पौधे उगने लग जाते हैं और उनमें रंग बिरंगे पुष्प खिल जाते हैं। परिवार के सभी सदस्य हैं जो पृथु के इन प्रयास की प्रशंसा करते हैं, यानी उनकी बड़ाई करते हैं। तो इसका उत्तर है, शीर्षक है इसका, पर्यावरण के लिए पृथु का योगदान। क्या शीर्षक है इसका? पर्यावरण के शीर्षक दीजिए। तो इसका शीर्षक है पर्यावरण के लिए पृथु का योगदान। उसके बाद है सब्जियां, आलू और फल काटना, ये सब भौतिक परिवर्तन है। सब्जियां, आलू और फल काटना भौतिक परिवर्तन है। बीजों और छिलकों को मिट्टी के एक पात्र में एकत्रित करना भी भौतिक परिवर्तन है। हम उसको इकट्ठा भी कर सकते हैं, उसको वापस फैला भी सकते हैं। छिलकों का सड़कर खाद बनना रासायनिक परिवर्तन है। बीजों का अंकुरित होकर पौधे और पुष्प में बनना, यह भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इसमें 2 भौतिक परिवर्तन है और 2 हमारे यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अगले पृष्ठ पर कुछ परिवर्तन दिए गए हैं। चिन्हित क्षेत्र क में भौतिक परिवर्तन और चिन्हित क्षेत्र ख में रासायनिक परिवर्तनों को लिखिए। चिन्हित क्षेत्र ग में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तनों को लिखिए। मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया, कागज का फटना, जंग लगना, दूध का फटना, फलों का पकना, बर्फ का पिघलना, वस्त्रों की तह लगाना, मैग्नीशियम का जलना और बेकिंग सोडा को सिरके में मिश्रित करना। यहाँ पे क, ख और ग 3 बॉक्स दिए हैं। इनमें से छांट कर हमें इनको, जैसे क्षेत्र जो क है उसमें भौतिक परिवर्तनों के लिए लिखना है, ख है उसमें रासायनिक परिवर्तन लिखना है और ग उनमें उन परिवर्तनों को लिखना है जिनमें दोनों ही भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हो। तो हम ये देखते हैं, भौतिक परिवर्तन होता है जैसे कागज का फटना, हम कागज को फाड़ देते हैं फिर वापस चिपका सकते हैं। बर्फ का पिघलना, वापस बर्फ जल बन जाती है और जल से वापस बर्फ बना सकते हैं। वस्त्रों की तह लगाना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। तो चिन्हित क्षेत्र क में भौतिक परिवर्तन है, तो हम देखते हैं इसमें से क्या क्या आएगा। चिन्हित क्षेत्र के भौतिक परिवर्तन यानी कागज का फटना, बर्फ का पिघलना, वस्त्रों की तह लगाना। कागज का फटना, बर्फ का पिघलना, वस्त्रों की तह लगाना, ये तीनों भौतिक परिवर्तन है क्योंकि ये अपनी मूल अवस्था में वापस परिवर्तित हो सकते हैं। चिन्हित क्षेत्र है उसमें रासायनिक परिवर्तन देखना है, जैसे जंग का लगना, दूध का फटना, फलों का पकना, मैग्नीशियम का जलना, बेकिंग सोडा को सिरके में मिश्रित करना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। देखो इसमें दे रखा है नीचे
जंग का लगना, दूध का फटना, फलों का पकना, मैग्नीशियम का जलना, बेकिंग सोडा को सिरके में मिश्रित करना। तो यहाँ हमारे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गए हैं। थर्ड है अपना मोमबत्ती, इसमें थर्ड है अपना भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन किस में होते हैं? मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन होते हैं, क्योंकि जब ये पिघलता है तो पिघल कर हम वापस इससे मोम बनता है, मोम से वापस मोमबत्ती बना सकते हैं। और रासायनिक परिवर्तन जिससे हम दोबारा इसके पदार्थ नहीं बना सकते हैं। तो इसमें दोनों पर दे रखे हैं, भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं मोमबत्ती जलने की प्रक्रिया में। अब क्वेश्चन 10 देखते हैं, जिसमें है चित्र 5.11 कै, खे, गे और घे में दर्शाए गए प्रयोग किए गए हैं। पता लगाइए कि किस प्रयोग में चूने का पानी दूधिया हो गया है और क्यों। यानी चित्र दे रखा है कै, खे, गे और घे, इनमें हमें पता लगाना है कि किस प्रयोग में चूने का पानी दूधिया हो गया और क्यों हो गया। सिरका और बेकिंग सोडा, चूने का पानी, इसमें यानी सिरका और बेकिंग सोडा है और चूने का पानी है कै में। सेकंड में है नींबू का रस और सिरका, फिर चूने का पानी। थर्ड में है सिरका और साधारण नमक और चूने का पानी, नींबू का रस और बेकिंग सोडा, चूने का पानी। इसमें देखना है प्रयोग कै यानी सिरका और बेकिंग सोडा और इसमें दूध चूने का पानी। प्रयोग कै और गे में पानी दूधिया हो गया है, कै और गे में चूने के पानी का रंग दूधिया हो जाता है। नींबू का रस और बेकिंग सोडा को जब मिलाएंगे चूने के पानी के साथ तो इसका रंग दूधिया हो जाता है। और सिरके, क्योंकि उनमें दोनों में ही एसिटिक एसिड होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि क्यों हो जाते हैं। क्योंकि इन प्रयोगों में सिरका और बेकिंग सोडा, कै तथा नींबू का रस और बेकिंग सोडा घे की अभिक्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी CO2 बनती है, जो चूने के पानी के साथ अभिक्रिया कर कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 बनाती है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। तो बच्चों आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा कि हमारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। इससे आगे हम मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो के साथ, 6th लेसन के साथ। ओके बच्चों, ऑल द बेस्ट।